उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम 23 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। पुलिस भर्ती परीक्षा तथा सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मेरे द्वारा जीएस और जीके की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है। यदि अब तक आप इस सीरीज के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस सीरीज के साथ जुड़ें, क्योंकि यदि आप इस सीरीज के साथ जुड़ते हैं तो सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये परीक्षा ही नहीं बल्कि सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। आज की जो क्लास है यह इस सीरीज की 19वीं क्लास है। इसके पहले हमने 18 क्लासेस प्रैक्टिस सेट की दी हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहे हैं। आज की जो क्लास है यह इतिहास से होने वाला है और इतिहास में भी आपकी परीक्षा तक जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में मुख्यतः हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं या जो आपकी परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं, उन सभी सवालों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस सीरीज का 36 से लेकर के और 50 तक के जो सवाल हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस सीरीज को पूरा देखें, एक एक सवाल आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास। नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिसियम जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आज का प्रैक्टिस क्लास है और इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम और दयाराम साहनी। इस सवाल का सही आंसर होगा दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान जो पहला नगर निकला था वो हड़प्पा था और इसके खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे। हड़प्पा मुख्यतः पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा नगर की खुदाई चूंकि सबसे पहले हुई थी, यही कारण है कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा दयाराम साहनी। अगला सवाल है, पुरालेख विधा का अभिप्राय है? ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन और भूगोल का अध्ययन। इस सवाल का सही आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन। अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख मुख्यतः मोहरों पर, स्तूपों पर, चट्टानों पर और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। मंदिरों की दीवारों पर तथा ईंटों या मूर्तियों पर भी जो उत्कीर्ण किया गया होता है, जो उस पर लेख लिखा गया होता है, उसे अभिलेख कहते हैं और इसी के अध्ययन को पुरालेख विधा कहा जाता है। तो सही आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन। अगला सवाल है, ईंट की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड, इसका मतलब होता है बंदरगाह। सवाल पूछा गया कि ईंट से बनी हुई सिंधु घाटी सभ्यता की पहला बंदरगाह जो था वो कौन सा था, कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा लोथल। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? ऑप्शन है प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती और जाति समाज। इस सवाल का सही आंसर होगा व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आता है और वैदिक सभ्यता मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी। तो यह सवाल बहुत कंफ्यूज करता है कि जो सभ्यता बाद में आई वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता थी और जो सभ्यता उससे पहले की है वो नगरीय सभ्यता थी। तो इसका सही आंसर होगा
व्यवस्थित शहरी जीवन। यह एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। तो इस सवाल का सही आंसर होगा व्यवस्थित शहरी जीवन। अगला सवाल है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन है आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इस सवाल का सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक समाज था और इसमें देवी पूजा प्रमुखता होती थी। जो वैदिक सभ्यता थी वो पितृसत्तात्मक थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। आप देखेंगे कि इसकी खुदाई में विभिन्न जगहों से मिट्टी की मृण मूर्ति प्राप्त होता है। इसके अलावा कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुआ है और इन तमाम मूर्तियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। और चूंकि मोहनजोदड़ो से मिट्टी की मृण मूर्ति प्राप्त होती है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह समाज देवी पूजा से संबंधित रहा होगा। तो सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन है विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल और 2 मंजिला मकान। इस सवाल का सही आंसर होगा धान्यागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत वहाँ का नगार था। यह लगभग 45.71 मीटर लंबा और 15.32 मीटर चौड़ा था और यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। तो सही आंसर होगा धान्यागार। इसकी लंबाई चौड़ाई भी पूछी जा सकती है, तो आप उसे अलग से नोट कर लेंगे। मैंने बता दिए हैं कि इसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.32 मीटर हुआ करती थी। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ऑप्शन है दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की भूमि और मृतकों का टीला। इसका सही आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो मुख्यतः सिंधी भाषा है और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो इसका सही आंसर होगा मृतकों का टीला। अगला सवाल है, किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है लोथल, बनवाली, दैमाबाद और कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा दैमाबाद। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक सवाल हड़प्पा सभ्यता से पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः तलवार से और घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन यहाँ पर रथ की एक प्रतिमा मिल रही है। जब वो घोड़े से परिचित नहीं थे तो रथ की प्रतिमा यहाँ पर कहाँ से मिल रही है? लेकिन दैमाबाद से एक रथ की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। ये संभवतः यह प्रमाणित करता है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध उन सभ्यताओं से रहे होंगे जहाँ पर लोग घोड़े से, तलवार से, युद्ध से, रथ से परिचित रहे होंगे और संभवतः वहीं से वह प्रतिमा यहाँ पर पहुँची होगी। तो दैमाबाद से रथ की प्रतिमा प्राप्त होती है। दैमाबाद मुख्यतः महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, यहाँ से यह रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह रथ 45 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें 2 बैल जुते हुए हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 16 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई पर एक पुरुष इस पर बैठा हुआ है जो उसे चला रहा है। तो सही आंसर होगा दैमाबाद। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध और उधमपुर। इसका सही आंसर होगा लरकाना। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल, इसे सिंधु सभ्यता की राजधानी भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है और इसकी खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त होते हैं, जिसमें स्नानागार, अन्न भंडार जैसी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो सही आंसर होगा लरकाना। अगला सवाल है, भारतीय शासन के प्रतीक यह शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद और रामायण। इसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, जो कि भारतीय शासन का सुक्त वाक्य है। तो सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद। अगला सवाल है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ऑप्शन है श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए,
आर्थिक उत्थान और व्यावसायिक श्रम विभाजन। इसका सही आंसर होगा व्यावसायिक श्रम विभाजन। भारत में वर्ण व्यवस्था मुख्यतः व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। ऋग्वेद के वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में भी होता रहा है। इस समय वर्णों की जटिलता नहीं आई थी। वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित होते थे और व्यवसाय में परिवर्तन संभव था। ऋग्वेद के एक स्थान पर एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माता अन्न पीसने वाली है। इस वाक्य से ये पता चलता है कि वर्ण का आधार जन्म ना होकर के व्यवसाय हुआ करता था। तो इसका सही आंसर होगा व्यावसायिक श्रम विभाजन। अगला सवाल है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला सवाल है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन है शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर और प्रतिभा पर। इसका भी सही आंसर होगा व्यवसाय पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन है संयुक्त परिवार, वर्ण व्यवस्था जो कि जाति पर आधारित हुई बाद में, कृषि और विवाह प्रथा। इसका सही आंसर होगा वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित वाला, क्योंकि वैदिक काल के प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी, न कि जाति पर आधारित थी। अर्थात जाति पर आधारित वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित नहीं था। जाति पर आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आता है। कुछ सवाल हमने वैदिक काल से भी लिए हैं। अगले प्रैक्टिस सेट में वैदिक काल के और उसके आगे 16 महाजनपद और जो भी महत्वपूर्ण रिलीजन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल अगले प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप उसे जरूर देखिएगा। तो इस सवाल का सही आंसर होगा वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित। अगला सवाल है, मनुष्य द्वारा प्रयोग होने वाला पहला अन्न कौन सा था? ऑप्शन है राई, गेहूं, जई, इसे ओट कहते हैं, और जौ। इसका सही आंसर होगा जौ। मनुष्यों द्वारा प्रयोग होने वाला पहला अन्न जौ था। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 33 बार मिलता है और इसमें एक ही अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। तो इनके द्वारा अर्थात मनुष्यों के द्वारा जो पहला अन्न प्रयोग में लाया गया था वो जौ था। सही आंसर होगा जौ। अगला सवाल है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञ से संबंधित है। अगला सवाल है, जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्ष जीवाश्म कहाँ पाया गया है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, छत्तीसगढ़, रामगढ़ और बहादुरगढ़। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। 2012 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गांव में जुरासिक काल के वृक्ष का जीवाश्म प्राप्त हुआ है और इस इलाके में ऐसे 6 जीवाश्म मिले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, चीन और पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। फरवरी 2014 में पाकिस्तान की सिंध सरकार ने इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट की थी कि स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल लौटाने के लिए भारत सरकार से बातचीत करें। ये स्टैचू यानी कि ये स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल 1946 में भारत सरकार के अधीन हो गया था। ये जो स्टैचू है ये लगभग 2500 ईसा पूर्व निर्मित हुआ था, अर्थात ये हड़प्पा कालीन है और यह 10.8 सेंटीमीटर लंबा कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति है। इसे वर्तमान में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है, जिससे समय समय पर पाकिस्तान मांगता रहता है, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। मांगने का आधार पाकिस्तान का यही रहा है, तो सही आंसर होगा पाकिस्तान। अगला सवाल है, सिंधु अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी?
ऑप्शन है कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन और बढ़ईगिरी। इसका सही आंसर होगा कृषि। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती और मिट्टी के बर्तन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ये सवाल आया तो आपको ऐसा लगेगा कि कालीबंगा जिसके लिए प्रसिद्ध है वो इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो इस तरीके के सवाल आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी के बर्तन। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। यह अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ भी मिलती हैं और यह उसके लिए भी प्रसिद्ध है। कालीबंगा की जो विशिष्ट पहचान है वो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से भी रहा है। इसे बनावट के आधार पर A, B, C, D, E और F इस तरह से 6 प्रकार में बांटा गया है और चिन्हित किया गया है। इसे बाद में उत्तर पश्चिम भारत के सोधी में भी चिन्हित किया गया था। कालीबंगा से इसके अलावा मोहरें, चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी की वस्तुएं, पक्की मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ, ईंटें, चक्की, पत्थर की गेंद इत्यादि वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। तो कालीबंगा से सिर्फ काले रंग की चूड़ी नहीं, इसके अलावा मिट्टी के बर्तन के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। सही आंसर होगा मिट्टी के बर्तन। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर और हड़प्पा। इस सवाल का सही आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, जबकि लोथल गुजरात भारत में, कालीबंगा राजस्थान भारत में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ भारत में स्थित है, लेकिन हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित शहर हुआ करता था। यहाँ स्नानागार के अवशेष उस समय के सर्वोत्तम ढांचे के रूप में देखा जा सकता है। इस स्नानागार के बारे में जॉन मार्शल ने यह कहा था कि यह तत्कालिक विश्व की आश्चर्यजनक निर्माण है। इसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। पुरातात्विक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि इस महान स्नानागार का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। यह स्नानागार लगभग 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा है। इसे प्राचीन विश्व का आरंभिक सार्वजनिक जल टंकी भी कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है विष्णु, पशुपति, इंद्र और ब्रह्मा। इसका सही आंसर होगा पशुपति। पशुपतिनाथ सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहरें मिली हैं, अर्थात वहाँ से जो मोहरें मिली हैं उस पर पशुपति का चित्र अंकित है। सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे और शिव के ही रूप माने जाते हैं पशुपतिनाथ। पशुपति मोहर जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, उस मोहर के दाईं ओर गेंडे और भैंसे का और बाईं ओर हाथी और बाघ का चित्र बना हुआ है, और इस मोहर के बीच में योग मुद्रा में बैठे 3 मुख वाले एक पुरुष देवता का उल्लेख मिलता है, जो कि यह दर्शाता है कि वह मूर्ति पशुपतिनाथ की है। पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू में स्थित है। यह सवाल अलग से पूछा जा सकता है कि पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। काठमांडू में है, नेपाल में। तो इसे भी आप अलग से नोट कर लीजिएगा। फिलहाल इस सवाल का सही आंसर होगा पशुपति। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है स्थापत्य कला, बंदरगाह, जल संरक्षण और मिट्टी के बर्तन। इस सवाल का सही आंसर होगा जल संरक्षण। तो धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रहा है। धौलावीरा का सिंधु स्थल अपने उस समय के अत्याधुनिक जल संग्रहण की तकनीकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। वर्षा जल को संग्रहित करने की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ टंकी और तालाब प्रणाली द्वारा जल की आपूर्ति की व्यवस्था भी यहाँ पर देखने को मिलती है। गंदा पानी के निकास हेतु उन्नत प्रकार के तंत्र
की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। तो मुख्यतः धौलावीरा जल संरक्षण की जो तकनीक है इसके लिए प्रसिद्ध रहा है। सही आंसर होगा जल संरक्षण। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई डैश थी। ऑप्शन है कृषि नगरें, धार्मिक नगरें, व्यापारिक नगरें और तटीय नगरें। इसका सही आंसर होगा व्यापारिक नगरें। ये नदियों को तट पर तो थी ही, तटीय नगरें तो थी ही, लेकिन ये मुख्यतः जिस तरीके से इनको डेवलप किया गया था, जिस तरीके से बनाया गया था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मुख्यतः व्यापारिक नगरें थीं। तो सही आंसर होगा व्यापारिक नगरें। अगला सवाल है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है चेनाब, सतलज, रावी और सिंधु। मांडा भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि कश्मीर में स्थित है और चेनाब नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा चेनाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ इनका सीधा समुद्र व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, कोटदीजी और रोपड़। इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल से एक बंदरगाह मिलता है जो कि हड़प्पा कालीन था, ईंटों का बना हुआ था। यह बंदरगाह खंभात की खाड़ी में साबरमती की सहायक नदी भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल जो शहर था ये मुख्यतः 3 तरफ से जल से घिरा हुआ था, अर्थात 2 तरफ से ये भोगवा नदी से और एक तरफ से ये समुद्र से खंभात की खाड़ी से लगा हुआ था। चूंकि समुद्र से लगा हुआ था तो स्वाभाविक है कि जो भी अन्य सभ्यताएं रही होंगी वो भारत समुद्री मार्ग से ही आएंगी, और भारत में एकमात्र बंदरगाह लोथल में हुआ करता था। तो यही कारण है कि मेसोपोटामिया के साथ इसका सीधा समुद्री व्यापारिक संबंध मिलता है। सही आंसर होगा लोथल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी। ऑप्शन है धौलावीरा, बनवाली, हड़प्पा और लोथल। इसका सही आंसर होगा बनवाली। बनवाली वर्तमान में हरियाणा में स्थित है और यहीं से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। तो सही आंसर होगा बनवाली। अगला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, यमुना और रावी। इसका सही आंसर होगा रावी। हड़प्पा सिंधु घाटी का सबसे प्रमुख स्थल है और इसकी खोज सबसे पहले की गई थी 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में मुख्यतः जो नगर मिलता है वो मुख्यतः 2 खंडों में मिलता है। पूर्वी जो इसका खंड है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, लेकिन जो पश्चिमी खंड है उसमें किलाबंदी के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात दुर्ग मिलता है। इसका मुख्य मार्ग उत्तर में हुआ करता था। साक्ष्यों के अनुसार उत्तरी द्वार और रावी नदी के बीच में एक अन्न भंडार, श्रमिक आवास और ईंटों से बने हुए चबूतरे के प्रमाण मिलते हैं। इसमें जो सामान्य लोगों के रहने के लिए आवास बनाए गए थे उसके दक्षिण में एक कब्रिस्तान भी मिलता है जिसे कब्रिस्तान एच भी कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नगर रहा है हड़प्पा, जो कि किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। तो सही आंसर होगा रावी नदी। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है बंदरगाह, स्थापत्य कला, कपास की खेती और मिट्टी के बर्तन। इसका सही आंसर होगा बंदरगाह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी और लोहा। इसका सही आंसर होगा लोहा। लोहा वैदिक काल में खोजा गया था और मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा हुआ करती थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तांबे से भी परिचित थे, सोना और चांदी से परिचित तो थे ही, लेकिन लोहे से वो परिचित नहीं थे। लोहे की खोज वैदिक काल में हुआ है। तो सही आंसर होगा लोहा। अगला सवाल है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है वैदिक कालीन मंदिर के लिए, मौर्यकालीन चित्रकला, गुफा शैलचित्र और बौद्ध प्रतिमा। इसका सही आंसर होगा गुफा शैलचित्र। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में खोजा गया एक बहुत ही पुरातात्विक स्थल है जो कि प्रागैतिहासिक
पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक काल और इसके साथ साथ ऐतिहासिक काल तक विस्तृत रहा है। भीमबेटका के चट्टानों पर कुछ प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्र बने हैं जो कि लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। तो इसका सही आंसर होगा गुफा शैल चित्र। अगला सवाल है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार आपकी परीक्षा में आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोर्दिजी और लोथल। इसका सही आंसर होगा लोथल। गुजरात के लोथल में ईंट की पंक्तिबद्ध कब्रों के प्रमाण मिलते हैं जिसमें कंकाल के 3 जोड़े पाए गए थे। प्रत्येक में 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। जो पुरातत्वविद हैं वो अपना अलग अलग इस पर मत देते हैं, लेकिन ज़्यादातर पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ पर जोड़े के रूप में दफनाने की प्रक्रिया हुआ करती थी। कुछ विद्वान इसे सती प्रथा से भी जोड़ करके देखते हैं। तो फिलहाल युग्म समाधान के प्रमाण जो हैं वो लोथल से मिले हैं। सही आंसर होगा लोथल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले खेत के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगा और लोथल। इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा को इस सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है और तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है। कालीबंगा मुख्यतः जो प्राचीन सरस्वती नदी है, जिसे घग्गर नदी भी कहा जाता था, उसके किनारे मिलता है और इसका शाब्दिक अर्थ था, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पाई जाने वाली जो काली रंग की चूड़ियाँ थीं, उसी की वजह से इसका नाम कालीबंगा पड़ा था। लेकिन इसके अलावा यहाँ से और भी बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें जुते हुए खेत, टेराकोटा का हल, ऊंट और बैल। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत विचित्र चीज मिलती है, कुआं। और यहाँ पर जो कुआं है वो प्रत्येक तीसरे घर के सामने मिलता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर। इसके अलावा कच्ची ईंटों के मकान भी यहाँ पर मिलते हैं, जो कि यहाँ की दिनहीनता को दर्शाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर शवों को 3 तरीके से उसके समाधान करने की प्रक्रिया का प्रमाण मिलता है। आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और दाह संस्कार के भी प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा। इस सवाल का सही आंसर होगा कालीबंगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता को इतिहास के किस कालखंड के अंतर्गत रखा जा सकता है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल और पुरा पाषाण काल। साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। इतिहास का वह समय जिस समय की जानकारी लिखित रूप से हमें नहीं मिलती है, अर्थात उस समय के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। लेकिन इतिहास का वह समय जिस समय लोग लिखना पढ़ना तो जानते थे, लेकिन वो क्या लिखे पढ़ रहे थे, उस समय के जो लिखे हुए चीज़ों के प्रमाण हमें मिलते हैं, उसे हम नहीं पढ़ सकते आज की डेट में। उसे आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और इतिहास का वह समय जिसमें लिखे हुए साक्ष्य भी मिलते हैं और उसे हम पढ़ भी सकते हैं, उसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में लिखे हुए साक्ष्य तो हमें मिलते हैं, बहुत सारी वहाँ पर मोहरें मिलती हैं और उस पर कुछ लिखा भी गया है। इसके अलावा एक सूचना पट भी मिलता है, लेकिन उस पर क्या लिखा गया है यह हम अब तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो इतिहास के कालखंड के आधार पर इसे आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाएगा। मेरे द्वारा ऑफलाइन क्लास चलाई जाती है। अगर आप इतिहास को, भूगोल को और राज्य व्यवस्था को विस्तृत तौर पर बहुत ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन करें, क्योंकि विस्तृत अध्ययन ऑनलाइन के विस्तृत क्लास में, जो कि मेरे द्वारा हिस्ट्री के बाद में दी जाएगी, या फिर ऑफलाइन ही दी जा सकती हैं। तो जो भी छात्र रामपुर जिले के अंतर्गत रहते हैं वो लोग ये क्लास ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे द्वारा सामान्य अध्ययन को विस्तृत तौर पर और बेसिक लेवल से लेकर के पढ़ाया जाता है। तो वो छात्र जिनके लिए ऑफलाइन क्लास लेना संभव हो वो मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर कौन सा था? ऑप्शन है आलमगीरपुर, मांडा, लोथल और दैमाबाद। इसका सही आंसर होगा आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे
पूर्वी जो शहर है वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। इस सभ्यता का सबसे भारत में उत्तरी बिंदु मांडा है, कश्मीर में स्थित है और चेनाब नदी के किनारे स्थित है। इसका दक्षिणी बिंदु दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में है और यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है और इस सभ्यता का भारत में सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो सुतकुंदे दौर है, लेकिन सबसे पूर्वी जो नगर इसे प्राप्त हुआ है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा आलमगीरपुर। अगला सवाल है, वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक विस्तार किस देश में है? ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और चीन। इस सवाल का सही आंसर होगा भारत। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जिस समय हुई थी अर्थात 1921-22, उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था और ज़्यादातर नगरों की खोज सिंधु नदी और सिंधु नदी तंत्र के आसपास खोजा गया था। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो ज़्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में चला गया, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इस कार्य को जारी रखा गया और वर्तमान में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थान खोजे जा चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा भारत। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में, पाकिस्तान में और इसके अलावा अफगानिस्तान में भी देखने को मिलते हैं। तो सही आंसर होगा भारत। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे नवीनतम स्थान कौन सा है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, बालाथल, भर्राना और चक 86। इसका सही आंसर होगा भर्राना। भर्राना हरियाणा में स्थित है और हरियाणा में दो प्रमुख स्थान खोजे गए हैं जो कि सभ्यता के काफ़ी नवीनतम स्थल हैं, जिसमें एक भर्राना है और दूसरा कुनाल है। इसके अलावा भारत के गुजरात में भी करीमसाई और बेंगीकोट नामक दो स्थान खोजे गए हैं और ये भी नवीनतम स्थान के अंतर्गत आते हैं। करीमसाई और बेंगीकोट जो स्थान है वह इस सभ्यता के पहले ऐसे स्थान है जहां से ये प्रमाण मिलता है कि इस सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। तो ये दोनों नवीनतम स्थान जो कि गुजरात के थार क्षेत्र से मिल रहे हैं, करीमसाई और बेंगीकोट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं। लेकिन हरियाणा में भी दो स्थान खोजे गए हैं जिसमें कुनाल और भर्राना। तो इस सवाल का सही आंसर होगा भर्राना। अगला सवाल है, गुजरात के थार मरुस्थल में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थान कौन सा है? ऑप्शन है रंगपुर, करीमसाई, प्रभास पत्तन और लोथल। इसका सही आंसर होगा करीमसाई। अभी मैंने बताया था गुजरात के जो दो नवीनतम स्थान खोजे गए थार मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक करीमसाई है और दूसरा बेंगीकोट है और यहाँ से इस सभ्यता के अंत होने का प्रमाण मिलता है और ये पता चलता है कि इस सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। तो सही आंसर होगा करीमसाई। इसके अलावा रंगपुर, प्रभास पत्तन, लोथल ये सभी भी गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है? ऑप्शन है आलमगीरपुर, मांडा, मुंडीगाग और दैमाबाद। इसका सही आंसर होगा मुंडीगाग। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दो तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु और भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु। तो जब हम पूरी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है। इसमें दो प्रमुख स्थान का आते हैं, एक तो मुंडीगाग है और दूसरा सुरतगोई है। सुरतगोई और मुंडीगाग ये दोनों स्थान अफगानिस्तान के अंतर्गत आते हैं और ये इस सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा मुंडीगाग। अगला सवाल है कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है भारत में? ऑप्शन है आलमगीरपुर, मांडा, मुंडीगाग और दैमाबाद। इसका सही आंसर होगा मांडा। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु मांडा है। यह कश्मीर में स्थित है और चेनाब नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर होगा मांडा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कब्रिस्तान एच पाया गया है? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनवाले। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा में जो मुख्य नगर मिला है उस मुख्य नगर के दक्षिण में दो प्रमुख कब्रिस्तान मिलते हैं। एक का नाम है कब्रिस्तान एच और दूसरे का नाम है कब्रिस्तान 37। कब्रिस्तान एच
मुख्यतः हड़प्पा से मिलता है। सही आंसर होगा हड़प्पा। अगला सवाल है, ऋग्वेद में हड़प्पा को क्या कहा गया है? ऑप्शन है हड़प्पा, हरियूपिया, सिंधु और सेंघव। इसका सही आंसर होगा हरियूपिया। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से भी दो तरह के सवाल बनते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई हैं, और दूसरा सवाल पूछा जाता है कि अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई हैं। फिलहाल इसके ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक मोहरे प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से जो मोहरे प्राप्त हुई हैं उसमें अभिलेख युक्त मोहरे भी हैं और सामान्य मोहरे भी हैं। सामान्य मोहरों से तात्पर्य है कि जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ चित्र अंकित है, और अभिलेख युक्त मोहरों में उस मोहर पर कुछ लिखा हुआ भी है। तो सामान्यतः सबसे अधिक मोहरें जो मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। अभी मैंने बताया था कि हड़प्पा से सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा हड़प्पा। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है राय बहादुर साहनी, राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल और ए कनिंघम अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम। इस सवाल का सही आंसर होगा राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो नगर की खोज की गई थी। सही आंसर होगा राखालदास बनर्जी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। इस सवाल का सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इसी मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नर्तक की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, और मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। और इन्हीं दो मूर्तियों के मिलने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक रहा होगा। तो सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में किससे परिचित नहीं थे? ऑप्शन है कुत्ते से, हाथी से, तीर धनुष से और तलवार से। इसका सही आंसर होगा तलवार से। सिंधु घाटी के लोग बहुत शांतिप्रिय लोग थे, वो युद्ध नहीं जानते थे, अर्थात तलवार से परिचित नहीं थे। युद्ध का कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा तलवार। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित नहीं थे। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन है धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और लोथल। इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे बड़े नगर हैं, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, इन दोनों आधारों पर भारत में जो सबसे बड़ा नगर है वो धौलावीरा ही है, और दूसरे स्थान पर राखीगढ़ी और तीसरे स्थान पर कालीबंगा आता है, जनसंख्या के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी। लेकिन इस सभ्यता के जनघनत्व के आधार पर अगर हम सबसे बड़े नगर की बात करें तो मोहनजोदड़ो था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर सबसे बड़े नगर की बात करें तो गनेडिवाल है, ये भी पाकिस्तान में है। लेकिन ये सवाल भारत से पूछा गया है, तो भारत में धौलावीरा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों आधार पर सबसे बड़ा नगर था। सो आंसर होगा धौलावीरा। ये 50 सवाल सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले वे सवाल हैं जो आपके एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा में कभी न कभी आ चुके हैं, और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की इनकी प्रबल संभावना है। यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को बेहतर तरीके से धैर्यपूर्वक कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाला कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है? आपको बता दें, खरोष्ठी लिपि में ये धन्यवाद लिखा हुआ है। खरोष्ठी लिपि में धन्यवाद। आपकी सुविधा के लिए इन सभी सवालों के सही जवाब अर्थात इसका आंसर की मैंने यहाँ पर दे दिया है। आप इसके आधार पर इसका पुनः अभ्यास कर सकते हैं। इस क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसे डाउनलोड करके आप पुनः अभ्यास कर सकते हैं। हिस्ट्री से संबंधित ये मेरी पहली क्लास है।
आपको ये क्लास कैसी लगी? अपनी राय हमें ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी राय के आधार पर ही हम अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ये क्लास देख रहे हैं और अगर आपको ये बेहतर लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों में इसे शेयर भी करें। आप इसे जितना अधिक शेयर करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट देने के लिए हम प्रेरित होंगे। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।